अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर गुल रहमान आलमी और आज मैं आप लोगों को फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगा, जिसका हमारा सेकंड लेक्चर है आज। और इसमें हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से इसकी नॉर्मल फंक्शनिंग वगैरह होती है। ये सीरीज़ हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के। इसमें 5 से 6 लेक्चर्स हमारे और भी आएंगे इस बारे में। तो आज हम लोग ऑनवर्ड मूव करते हैं विद आवर सेकंड लेक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। इस लेक्चर में हम लोग सबसे पहले तो ये देखेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जो मेजर ऑर्गन्स जो कि ओरल कैविटी हैं और उसके अंदर जो टंग एंड टीथ हैं, ये किस तरह से वर्किंग करते हैं। और इसमें इसकी एनाटॉमी पे हम लोग साथ साथ देखेंगे कि इनकी एनाटॉमिकल लोकेशंस और इसके पार्ट्स और इसके इस तरह के बाकी पैरामीटर्स किस तरह से हैं और ये किस तरह से कौन कौन से फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ये परफॉर्म करते हैं। और उसके बाद जो फेरिंग्स हैं, जो कि बेसिकली जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है और डाइजेस्टिव सिस्टम है, दोनों में फेरिंग्स का रोल है। तो वो भी हम लोग उसके साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फेरिंग्स किस तरह से काम करता है और इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं और ये अपने फंक्शन को किस तरह से सर अंजाम देते हैं। तो आज के लेक्चर में हम ये तीन जो ओरल कैविटी के ऑर्गन्स हैं, टंग, टीथ एंड फेरिंग्स, ये तीन हम लोग मैं आप लोगों को बताऊंगा ये आज। तो फर्दर मूव करने से पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा सा ब्रीफ रिव्यू करते हैं कि जब आप बोलस इनटेक करते हैं तो फूड जो है वो स्टमक में चला जाता है, जहाँ पर उसकी ब्रेकडाउन होती है प्रोटीन्स और डिफरेंट जो सब यूनिट्स हैं उनमें। और उसके बाद फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जहाँ जाते हैं, जहाँ पर काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और उसके बाद वो फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं, जिसके अंदर वाटर और बाकी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होते हैं और जो वेस्ट मटेरियल जो वो फिर एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं थ्रू द एनस। फर्स्ट यू टेक योर फूड थ्रू च्यूइंग, फिर वो एसोफेगस और फेरिंग्स के थ्रू स्टमक के अंदर आ जाता है। स्टमक के अंदर उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है डिफरेंट गैस्ट्रिक जूसेज या गैस्ट्रिक सिक्रेशंस के ज़रिए से, एंजाइम्स के ज़रिए से। उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, जहाँ पर उसकी फर्दर डाइजेशन होती है और एब्जॉर्प्शन भी होती है, ख़ासकर इलियम में। उसके बाद फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन में आते हैं, जहाँ पर इसकी वाटर एब्जॉर्प्शन होती है और ये स्टूल के फॉर्म में जो वेस्ट मटेरियल है वो स्टूल के फॉर्म में बन जाते हैं और वो फिर एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं थ्रू एनस या रेक्टम कैविटी। तो ये ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम की एक हम आप समझे कि एक ओवरऑल प्रोसेसिंग है कि इसमें ओवरऑल कौन कौन से प्रोसेसिंग होते हैं। जितने भी ऑर्गन्स इसमें हम लोग पढ़ेंगे, चाहे वो ओरल कैविटी को हो, चाहे वो फेरिंग्स, एसोफेगस या स्टमक, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन या लिवर हो, या जो ग्लैंड्स हो साथ पेंक्रियाज और बाकी ग्लैंड्स हों, तो वो सारे ग्लैंड्स जो हैं वो या ये सारे ऑर्गन्स जो हैं वो इन फंक्शंस में हेल्प करते हैं कि फूड को डाइजेस्ट करना, उससे न्यूट्रिएंट्स निकालना और उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करवाना, ब्लड के अंदर उनको एब्जॉर्ब करना फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम या फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर कुछ बेसिक ऑर्गन्स के साथ। और इस पे जाने से पहले मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ अपने व्यूवर से कि क्या आप जानते हैं वो कौन सा आज़ू या ऑर्गन है जिसमें हड्डियाँ नहीं होती लेकिन वो दिल को मजबूती से तोड़ सकता है। वैसे हड्डियाँ तो काफ़ी सारे ऑर्गन्स में नहीं है, मतलब दिमाग में भी नहीं है हड्डी, जो इंटरनल ऑर्गन्स है, इसी तरह लंग्स में भी नहीं है, इसी तरह हार्ट में भी नहीं है, किडनीज़ में भी नहीं है, लेकिन इसी तरह टंग में भी नहीं है। लेकिन वो ऑर्गन कौन सा ऑर्गन है जिनके हड्डियाँ भी नहीं है और लेकिन वो फिर भी दिल को मजबूती के साथ तोड़ सकते हैं? तो दैट इज़ बेसिकली इट इज़ मी, नॉट मी, इट इज़ द टंग। टंग क्यों? क्योंकि अगर टंग आपके अपने इख्तियार में ना हो तो आपके दोस्त, अकारिब या फैमिली मेम्बर्स सारों को आप डिस्टर्ब कर सकते हैं, उनको आप उनके दिलों को जो है वो आप ज़रूर पहुंचा सकते हैं या तोड़ सकते हैं टंग के थ्रू, ज़ुबान के थ्रू। तो कम से कम बाकी कुछ हो ना हो, ज़ुबान तो हर इंसान के अपने इख्तियार में होनी चाहिए, चाहे वो इस्लामी तौर पर हो या चाहे वो ह्यूमनिटी के लिहाज से भी अगर देख लें तो ज़ुबान को कम से कम अपने इख्तियार में रखनी चाहिए। तो सबसे पहले हम मूव करते हैं टुवर्ड द ज़ुबान या द टंग के उस ये किस तरह से होते हैं। टंग बेसिकली एक मस्कुलर ऑर्गन है, इसके अंदर कोई बोन नहीं होता, मस्कुलर ऑर्गन है और ये फ्लोर ऑफ द माउथ पे प्रेजेंट होते हैं। जो फ्रेनुलम लेयर है फ्लोर ऑफ द माउथ पे, वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं बेसिकली। और दूसरा जो हाइड बोन है जिससे ऑनवर्ड पर आगे फेरिंग्स स्टार्ट होते हैं या जहाँ से फेरिंग्स स्टार्ट होता है उस हाइड बोन्स के साथ इसका बेस जो है वो उसके साथ अटैच होता है हाइड बोन के साथ।
और इसकी सरफेस पे स्क्वेमस एपिथेलियम या स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है और इससे नर्व एंडिंग्स जो है वो निकल रहे होते हैं या प्रोजेक्शंस जो है वो नर्व एंडिंग्स के निकल रहे होते हैं इन स्क्वेमस एपिथेलियम से, जो कि टेस्ट के सेंसेस हैं उनको सेंस करते हैं। इसको बेसिकली हम लोग टेस्ट बड्स कहते हैं जो टंग के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और वो फिर सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू या टेस्ट बड्स जो है वो किसी भी टेस्ट को जो है वो सेंस करते हैं, उसके स्टिमुलस को सेंस करेंगे और सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू उस मैसेज को फिर आगे ब्रेन तक कैरी करेंगे, ब्रेन तक फिर उस मैसेज को लेकर जाएंगे या ब्रेन तक वो कैरी करेंगे। इसमें जो मोस्टली जो सेंसरी ऑर्गन रोल प्ले करता है ख़ास तौर पर जो इसकी टेस्ट में है वो फेशियल नर्व हैं जो कि सेंसरी में एज अ सेंसरी फंक्शन रोल प्ले करते हैं, जो कि टेस्ट जो है वो टेस्ट के सेंसेस लेके जाते हैं टुवर्ड्स द ब्रेन तक, एज अ सेंसरी ऑर्गन इस फंक्शन के लिए काम करता है, जो कि क्रेनियल नर्व नंबर 7 है मोस्ट एक्सपेक्टेडली। और ये आप लोग हमारे जो क्रेनियल नर्व वाले लेक्चर हैं उसमें आप लोग देख भी सकते हैं इसको कि क्रेनियल नर्व में कौन कौन से हैं और किस तरह से वो काम करते हैं। तो क्रेनियल नर्व नंबर 7 फेशियल नर्व हैं जो कि टेस्ट बड्स के मैसेजेस सेंसरी मैसेजेस को लेके जाते हैं थ्रू टू दी ब्रेन या ब्रेन की तरफ मैसेज लेके जाते हैं और उस टेस्ट को जो है वो सेंस करवाते हैं। तो अगर हम लोग टंग देख लें तो इसके जो बेसिक जो फंक्शन है, मेन फंक्शन इसका एक तो टेस्ट बड्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, तो ये टेस्ट को इसके थ्रू हम लोग सेंस करवा सकते हैं। तो टेस्ट बड्स ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ टंग पे प्रेजेंट हो, ये ज़्यादातर तो टंग पे हैं लेकिन कुछ हद तक कुछ ही बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में ये फेरिंग्स में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। और इसकी जो टेस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट जो है उसकी अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो बिटर टेस्ट है वो जो बेक ऑफ द टंग है वहाँ पे बिटर टेस्ट के टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे ब्लू कलर में दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। फिर हमारे पास साल्टी टेस्ट आ जाते हैं जो कि साइडों पे जो टंग के साइड्स हैं, राइट एंड लेफ्ट साइड्स पे जो है वो इंटीरियर और पोस्टीरियर साइड्स पे जो है वो साल्टी टेस्ट के टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं। फिर हमारे पास सोर हैं, वो भी बेसिकली जो फ्रंटल है या जो बिल्कुल जो एंटीरियर पार्ट हैं वहाँ पे सोर का टेस्ट के लिए टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं। और स्वीट जो है वो बिल्कुल ज़ुबान के टिप के ऊपर जो है वो या टंग के टिप के ऊपर स्वीट के टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये 4 तरह के टेस्ट बड्स हैं और इन चारों के लिए जो टेस्ट बड्स हैं उनकी डिफरेंट लोकेशंस हैं टंग के ऊपर, जिससे जो कि फेशियल नर्व्स के थ्रू जो है ये टेस्ट बड्स मैसेज लेके जाते हैं ख़ासकर। और इसमें कुछ हद तक जो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व हैं वो भी कुछ हद तक इन्वॉल्व होते हैं, जो को क्रेनियल नर्व नंबर 9 है वो भी कुछ हद तक इन्वॉल्व है, लेकिन मोस्टली मैसेजेस जो हैं वो फेशियल नर्व लेके जाते हैं इनके ब्रेन तक, एज ए सेंसरी फंक्शन रोल प्ले करते हैं। और इनकी जो बाकी फंक्शन है टंग के वो चिविंग इनका एक मेन फंक्शन है कि चिविंग में हेल्प करते हैं, इसमें हेल्प करते हैं, स्वेलिंग में ये हेल्प करते हैं, कोई भी बोलस जो है उनको स्वेलो करवाते हैं। और स्पीच की प्रोडक्शन में एब्सोल्युटली बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि जब आप बोल रहे होते हैं तो बेशक जो एयर वो स्क्वाड्स हैं वो साउंड प्रोड्यूस करवाते हैं, लेकिन उन साउंड्स की क्वालिटी बेहतर बनाना, उन साउंड्स को एक वर्डिंग के फॉर्म में बाहर निकालना वो टंग का कमाल है। अगर आप फॉर एग्जांपल नाक से बोलते हैं तो आपने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा, नाक से अगर आप ट्राई करेंगे नाक से बोलना तो वो आप प्रॉपर से नहीं बोल पाएंगे, जो साउंड की क्वालिटी होगी वो उस तरह से नहीं होगी जिस तरह से आप एक ज़ुबान के थ्रू आप बोलते हैं या ओरल कैविटी से जिस तरह से कोई बंदा बात कर रहा होगा। ये एक जेएफ इमेज है जिसमें ओरल कैविटी की ओवरऑल वर्किंग इसमें दिखाई जा सकते हैं कि चिविंग में हेल्प करती हैं ओरल कैविटी, और इसी तरह ये ग्राइंडिंग और जो भी मास्टन वगैरह हैं उसमें ये हेल्प करती हैं। और फर्दर जो टेस्ट हैं उनको भी, क्योंकि टंग के ऊपर टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं और ये टेस्ट को भी ये सेंस करवाती हैं। उसके बाद फिर हमारे पास टीथ आ जाती हैं, टीथ जो कि डिफरेंट जो अल्वेओलाई या सॉकेट्स होते हैं उसके मैंडिबल और मैक्सिलरी रीजन में प्रेजेंट होते हैं, वो उसके अंदर ये एम्बेडेड होते हैं टीथ्स। और 2 तरह के टीथ्स होते हैं, एक हमारे पास टेम्परेरी टीथ होते हैं और एक परमानेंट टीथ्स होते हैं। टेम्परेरी मींस जो कि फॉर द टाइम बीइंग हो, जिस तरह बच्चों में फर्स्ट टाइम जब टीथ आते हैं तो वो टेम्परेरी होते हैं आफ्टर बर्थ, जो कि 1 साल या 12 मंथ्स के बाद जो आना स्टार्ट करते हैं तो वो टेम्परेरी टीथ्स होते हैं, जो कि 6 या 7 सालों तक ये आते रहते हैं, उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते हैं और परमानेंट टीथ्स फिर आने लग जाते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस है कि एक टेम्परेरी टीथ हैं और एक परमानेंट टीथ्स हैं। अब इन दोनों के जो मेन डिफरेंसेस हैं वो ये हैं कि टेम्परेरी टीथ्स आर 20 नंबर,
10 जो है वो ईच जॉ में होते हैं, अबव एंड लोअर जॉ। और जो परमानेंट टीथ हैं दे आर 32 इन नंबर, 32 इन नंबर होते हैं, जो कि 16 इन ईच जॉ होते हैं, 16 अबव एंड 16 बिलो, जो एक नॉर्मल इंडिविजुअल है उनकी अगर हम लोग बात करें। फिर हमारे पास जो टेम्परेरी टीथ हैं, ये जो बेबी हैं, न्यू बॉर्न बेबी, उनके 6 मंथ के एज के बाद टेम्परेरी टीथ आना जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। बाद बच्चों के 1 साल बाद आना स्टार्ट होते हैं, बाद बच्चे के 6 महीने या 8 महीने बाद आना स्टार्ट होते हैं। लेकिन मोस्टली बच्चों के 6 महीनों के बाद टीथ जो हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं। और जो परमानेंट टीथ हैं ये मोस्टली 6 सालों के बाद ये आना स्टार्ट हो जाते हैं। जो सेकंड पॉइंट, जो परमानेंट टीथ हैं ये 6 आनों के बाद या इनका आना स्टार्ट हो जाते हैं। और ये किस तरह आएंगे, ज़ाहिर सी बात है जो टेम्परेरी टीथ हैं वो निकलेंगे, उसकी जगह पे फिर परमानेंट टीथ आएंगे, जो कि इसलिए हम लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं कि दे आर बिगिन टू रिप्लेस टेम्परेरी टीथ इन 6 ईयर ऑफ द एज। फिर हमारे पास है कि जो टेम्परेरी टीथ हैं ये जो हम लोग कह रहे हैं कि 20 टेम्परेरी टीथ होते हैं, तो ये सारे के सारे बाय द एज ऑफ जो 24 मंथ्स के एज पे यानी 2 सालों के एज पे तकरीबन सारे के सारे टेम्परेरी टीथ प्रेजेंट होते हैं। बाद बच्चों को कुछ ज़्यादा भी टाइम लग सकता है, लेकिन मोस्टली 24 मंथ्स पे यानी 2 सालों पे ही टेम्परेरी टीथ ये 20 दांत जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं बच्चों के। और जो परमानेंट टीथ हैं ये मोस्टली 24 ईयर्स के बाद या 24 ईयर्स पे ये कंप्लीट होते हैं, यानी 32 दांत पूरे हो जाते हैं 24th ईयर पे। और इनके नाम उसकी शेप्स की बेसिस पे हम लोग नाम भी रखते हैं कि मोलर हैं, प्री मोलर हैं, कैनिन हैं, या फिर इंसिजर्स हैं। ये डिफरेंट नाम्स है जो कि परमानेंट और टेम्परेरी टीथ के लिए हम लोग यूटिलाइज करते हैं इन नाम्स को। यहाँ पर एक बेबी टूथ की डेवलपमेंट चार्ट अगर हम लोग देखें तो इसमें जो इंसिजर टीथ होते हैं ये मोस्टली 8 महीनों से 12 मंथ्स तक इस एज में ये आते हैं। और 6 सालों के बाद जैसे मैंने कहा कि 6 सालों में ये कंप्लीट होते हैं टेम्प्रेरी, और उसके बाद फिर परमानेंट आना स्टार्ट हो जाते हैं। और परमानेंट किस तरह आएंगे कि वो टेम्प्रेरी को रिप्लेस करेंगे, तो टेम्प्रेरी शेडिंग शो करेंगे, वो गिरेंगे, जिससे फिर परमानेंट आएगी। तो जो पहले आएगा, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल अगर पहले आते हैं इंसिजर, सेंट्रल इंसिजर्स, तो ये पहले गिरते भी फिर यही पहले, जिस तरह यहाँ पर ये शेडिंग ईयर में भी आप लिखेंगे कि सबसे पहले जो फॉर एग्जाम्पल इंसिजर अगर पहले आए हैं तो वो शेडिंग भी इसकी पहले हुई है। इसी तरह जो कैनिन अगर 16 से 22 मंथ्स के बाद अगर ये आता है तो इसकी शेडिंग जो है वो भी 10 से 12 साल के बाद फिर ये शेडिंग स्टार्ट करते हैं इस एज में। फिर इसी तरह मोलर हैं कि वो अगर फॉर एग्जांपल 19th मंथ पे अगर ये आता है, यानी 1.5 साल में के उम्र में अगर ये आते हैं, तो इसी तरह इसकी जो शेडिंग है वो भी तकरीबन 9 से 11वें साल के बाद ये फिर स्टार्ट होती है। इसी तरह सेकंड मोलर भी हैं। और यही सारे जो हैं ये फिर फर्दर हमारे पास जो मोलर या फिर कैनिन इंसिजर्स हैं जो लोअर हैं उसके लिए भी यही ज़्यादातर जो टाइमिंग है वो अप्रोक्सीमेटली सेम है, इतना ख़ास फ़र्क नहीं है उनमें लोअर और अबव जाके जो टीथ्स हैं। लेकिन इसमें काफ़ी सारे पैरामीटर्स जिस तरह फूड इनटेक हैं या माल न्यूट्रिशन है, ये सारे पैरामीटर्स जो हैं वो इसमें रोल प्ले करते हैं कि वो सारी चीज़ें पूरे होंगे तभी ये एक जो एक्चुअल चार्ट होगा किसी भी बेबी को वो फिर यही पे ला कर सकता होगा। लेकिन मोस्टली इस चार्ट से थोड़ा बहुत आगे पीछे वेरिएशन आ सकती हैं, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी कर सकते हैं। टीथ के अगर हम लोग फंक्शंस देखें तो इसके 2 फंक्शंस हैं। एक तो जिस तरह हम लोग बच्चे जो हैं वो किसी की उंगली काट सकते हैं, तो एक तो ये कटिंग का फंक्शन है कि बाइटिंग या कटिंग जो फूड के सरफेसेस उनकी काटिंग या बाइटिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है, या ये इनका फंक्शन है। दूसरे इनके जो फ्रंटल टीथ्स हैं जो कि इंसिजर और कैनाइन टीथ्स हैं, सो ये जो कि किंची की तरह वो तेज़ होते हैं बेसिकली, जिसकी वजह से नाम इंसिजर है। फिर मोलर एंड प्रीमोलर टीथ जो हैं ये एक फ्लैट सरफेस होता है उनका, जिसकी वजह से ये सिर्फ और सिर्फ चीविंग में रोल प्ले करते हैं। ये ग्राइंडिंग या बाइटिंग में या कटिंग सरफेसेस में रोल प्ले नहीं करते हैं, ये चीविंग और फूड में ये रोल प्ले करते हैं, फूड को चीव करवाते हैं ये। फिर हमारे पास फेरिंग्स आ जाते हैं। फेरिंग्स जो कि ओरल कैविटी में और यहाँ से स्टार्ट होते हैं और फिर एसोफेगस पे जाके एंड होता है। और इसके 3 बेसिक पार्ट्स में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। एक नेज़ोफेरिंग्स है, ओरोफेरिंग्स, लेरिंगोफेरिंग्स। फेरिंग्स का वो पार्ट जो कि नेज़ल कैविटी के सामने हो उसको हम लोग नेज़ोफेरिंग्स कहते हैं। फेरिंग्स का वो पार्ट जो ओरल कैविटी के सामने उसको हम लोग ओरोफेरिंग्स, और वो पार्ट जो लेरिंग्स के सामने उसको लेरिंगोफेरिंग्स कहते हैं। और इसमें जो नेज़ोफेरिंग्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ रिस्पायरेशन में इन्वॉल्व होते हैं, जबकि जो बाकी 2 पार्ट्स हैं ओरोफेरिंग्स और लेरिंगोफेरिंग्स ये रिस्पायरेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों में ये अपना रोल प्ले करते हैं या दोनों में ये इन्वॉल्व होते हैं।
इस डायग्राम में जिस तरह आप देखेंगे ये जो ब्लू यहाँ पे नज़र आ रहा है ये बेसिकली नेज़ोफेरिंक्स का एरिया है जो कि बिल्कुल नोज़ या नाक के बिल्कुल सामने है, जिसकी वजह से नाम ही नेज़ोफेरिंक्स है। फिर जो ग्रीन एरिया है ये एक ओरोफेरिंक्स का एरिया है जो कि ओरल कैविटी के बिल्कुल सामने है। और जो येलो टाइप का एरिया है वो लेरिंगोफेरिंक्स है जो कि लेरिंग्स के बिल्कुल सामने है। इसमें अगर आप देखेंगे भी तो जो नेज़ोफेरिंक्स है ये सिर्फ और सिर्फ रिस्पायरेटरी सिस्टम में इसका रोल है, क्योंकि खाना वगैरह तो हम लोग नाक से खाते नहीं हैं। और जो बाकी दो हैं इनका रिस्पायरेटरी सिस्टम में भी रोल है और जो डाइजेस्टिव सिस्टम में, दोनों में वो अपना रोल प्ले करेंगे। तो यहाँ पे कुछ और भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हमें नज़र आ रहे हैं, जिस तरह हाइट बोन जो है जिसके साथ टंग, हम लोगों ने कहा था कि इसके बेस पे टंग पे प्रेजेंट होता है। और इसी तरह यहाँ पर डिफरेंट टॉन्सिल्स भी शो हो रहे हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं, जिनकी इन्फ्लेमेशन वगैरह भी अक्सर हो जाते हैं। और यहाँ पे एपिग्लॉटिस भी प्रेजेंट होते हैं जो कि लेरिंग्स फूड को प्रिवेंट करते हैं कि वो लेरिंग्स में इंटर ना हो। और फेरिंग्स के बाद फिर आगे इसोफेगस जो है वो स्टार्ट होते हैं। और लेरिंग्स के बाद ट्रेकिया होते हैं जो कि विंड पाइप हम लोग जिसको कहते हैं। ये एक फेरिंग्स की और ग्लॉटिस की वर्किंग दिखाई गई यहाँ पे कि कोई भी बोलस अगर आप इनटेक करते हैं तो वो किस तरह से काम करते हैं। एपिग्लॉटिस का जो मेन फंक्शन है वो ये है कि फूड को प्रिवेंट करना कि वो लेरिंग्स में जाए। तो जब आप बोलस इनटेक करते हैं तो इस तरह से फिर जब बोलस उस एरिया में जाती है लेरिंग्स के सामने वाले एरिया में यानी लेरिंगोफेरिंग्स में, उस टाइम पे जो एपिग्लॉटिस है वो फिर क्लोज हो जाता है, जिसकी वजह से खाना जो है वो विंड पाइप या सांस की नाली में नहीं जाता, जिस तरह यहाँ पे शो हो रहा है इस GIF इमेज में। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसमें जो फूड है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स के थ्रू मूव करते हैं। आगे भी हम लोग देखेंगे कि फेरिंग्स जो है ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स यही से स्टार्ट होते हैं जो कि कॉन्टीन्यूस कंट्रक्शंस ऑफ मसल्स हैं या जो कि रिंग टाइप में कंडक्शन करते हैं। और उसके थ्रू ही फिर फूड जो है वो डाउन टू द अर्थ मूव करती हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू। और ये जो यहाँ पे वो डिफरेंट जो कंडक्शन टाइप शो हो रहे हैं ये बेसिकली पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हैं जो कि इसोफेगस से ही स्टार्ट होते हैं। और ये स्मॉल स्टमक, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन सारों ऑर्गन्स में तकरीबन ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पर मूव करती हैं टुवर्ड्स द अर्थ। यहाँ पे हम लोग फेरिंग्स के फंक्शंस डिस्कस करेंगे कि फेरिंग्स कौन कौन से फंक्शंस करते हैं। इसके बेसिकली दो तरह के फंक्शंस होते हैं, एक तो ये रिस्पायरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम, दोनों में ये अपने फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। जिसमें हम लोगों ने कहा था कि जो नेज़ोफेरिंग्स है वो सिर्फ और सिर्फ रिस्पायरेटरी सिस्टम में अपना रोल प्ले करते हैं, बल्कि जो ओरोफेरिंग्स और लेरिंगोफेरिंग्स है वो डाइजेस्टिव सिस्टम और रिस्पायरेटरी सिस्टम दोनों में अपना काम करते हैं। जो रिस्पायरेटरी सिस्टम का फंक्शन है फेरिंग्स का वो तो सिर्फ ये है कि एयर के लिए एक पैसेज वे है, एयर को सिर्फ पास करवाते हैं। उसके बाद जो डाइजेस्टिव सिस्टम में फंक्शंस है उसमें तीन तरह के फंक्शंस हैं। एक तो ये कि ये एक पैसेज वे हैं, दूसरे ये कि ये फूड को स्वेलो करवाएंगे फ्रॉम द माउथ टू द एसोफेगस, फूड को स्वेलो करवाएंगे, फूड की मूवमेंट करवाएंगे। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो ये है क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड जो है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स के थ्रू मूव करती है या पेरिस्टाल्सिस के ज़रिए से मूव करते हैं। तो ये पेरिस्टाल्सिस भी फेरिंग्स से ही इनिशिएट होती हैं। फेरिंग्स ही पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स या पेरिस्टाल्सिस को इनिशिएट करवाती हैं, जिससे ऑनवर्ड ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हैं ये फूड को ऑनवर्ड आगे कैरी करती हैं स्टमक